हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। देखो मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो जब आप नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम आप अरेंज करते हो, जब ऐसे अरेंज करते हो तो रोज होती है, और जब ऐसे अरेंज करते हो तो वो कॉलम्स होती है। लाइक 2 3 4 5 6 1। तो इसको नंबर्स को मैंने रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया है, दैट्स व्हाई ये मैट्रिसेस है। अब जितनी रोज होती है वो पहले लिखी जाती है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो वो पीछे लिखे जाते हैं। तो जनरली जो ऑर्डर होता है दैट इज एम क्रॉस एम। एम पहले क्या आती है? रोज। फिर क्या आते हैं मेरे पास? कॉलम्स आते हैं। ठीक है। अब इसी में कैटेगरी है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर कब होगी? जब एम और एन आपस में बराबर नहीं होगी। लाइक 2 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 1 एंड सो ऑन। इसके बाद अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? एम क्रॉस एम टाइप की, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो? सेम। लाइक 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 एंड सो ऑन। 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लिखो, 1 2 3 4। इट्स रोज आर 2, कॉलम्स आर 2, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आगे रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर हो रहा है रो मैट्रिक्स में कि इसमें एक रो ही होगी, कॉलम जितने मर्जी हो। जैसे रो एक है, कॉलम कितने बोलो? कॉलम कितने हैं भाई? 4। 4। तो मैं इन जनरल क्या लिखूंगी? इन जनरल क्या होता है? 1 क्रॉस एन की मैट्रिक्स को मैं क्या कहती हूँ? रो मैट्रिक्स कहती हूँ, जिसमें रो एक हो, कॉलम कुछ भी हो, कोई इश्यू नहीं है। रो के बाद आ गया मेरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो जिसमें एक ही कॉलम हो, एक कॉलम तो पीछे वाला लिखूंगी, रो कितनी भी हो कोई इशू नहीं है। 4 के आगे मेरे पास रोज आ गई, तो मैं कहूंगी एम रोज हूँ और एक ही क्या हो मेरे पास? कॉलम। देन आई विल से कि मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो और कॉलम मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद आ गई मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी। यूनिट या आइडेंटिटी पेपर में कुछ भी आ सकता है। ये स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर ही होनी चाहिए। जो इसमें डायगोनल एंट्रीज है, ये वाली एंट्रीज है, इसको मैं क्या करूंगी? ये स्पेशली 1 1 1 ही है, रेस्ट ऑफ सारी क्या हो मेरे पास? 0। तो मैं कहूंगी कि यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का भी बना सकती हूँ, 1 1 0 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसके बाद आ गया, अच्छा इससे पहले आप ये देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है? ट्रायंगुलर कौन सी है? जो या तो अपर होती है ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ये वाली एंट्रीज तो होंगी, पर नीचे वाली 0 होगी। 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं।
डायगोनल और उसके ऊपर वाली तो होंगी, नीचे वाली 0 होंगी अपर ट्रायंगुलर में। और मैं क्या कह सकती हूँ, नीचे वाली एंट्रीज कौन सी होती है, जैसे देखो हम इन जनरल कोई मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, पहले वो देखो आप। आपके पास ये मैट्रिक्स है 3 × 3 की, दिस इज A11 A22 A33 1213 2123 3132। ठीक है, एक बार ये देखो मुझे, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल वाले एलिमेंट्स किसको कहते हैं, डायगोनल जिसमें ए आई जे वो वाली एंट्री जिसमें आई इक्वल टू जे हो, पैर में देखो कि ये इक्वल है, तो ये डायगोनल एंट्रीज होगी। ऊपर वाले में ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले में आई लेस देन जे है, नीचे वाले में आई ग्रेटर देन जे है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे मैं बताऊंगी कि अपर ट्रायंगुलर कौन है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जो नीचे वाली ए एंट्रीज है वो 0 होंगी, तो मैं क्या कहूंगी कि ए आई जे 0 होंगी जिसमें आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर किसको कहूंगी, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें ऊपर वाली 3 एंट्री क्या हो 0, ऊपर वाली 0 हो तो मैं क्या कहूंगी ए आई जे 0 हो जिसमें आई लेस देन जे है। एग्जाम्पल देखो, जल्दी से बताओ ये अपर ट्रायंगुलर है कि नहीं। हाँ जी, अपर ट्रायंगुलर है। नो, क्यों, 7 है सेकंड एंड फर्स्ट में। आगे 7 की जगह 0 कर ले। अब है। अब है, अच्छा अब ये देखो, अपर ट्रायंगुलर है। ये तो नल मैट्रिक्स होगी, ना तो अपर ट्रायंगुलर है ना ही लोअर ट्रायंगुलर है। आपने लास्ट टाइम भी के अंदर यही गलती की थी। है मैम। है, अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है, अपर ट्रायंगुलर कि इसमें जो ये वाली एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर की। आप ये देखो कि नीचे वाली की एंट्री 0 है, यस, ऊपर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यस अपर ट्रायंगुलर। मैम फिर तो ये लोअर ट्रायंगुलर भी होगी। लोअर ट्रायंगुलर की है, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है, तो मैं कहूंगी ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है। ये वाली बताओ, वैसे तो अपर है डायगोनल लोअर है, मैट्रिक्स है, ये भी अपर एंड लोअर पर अपर दोनों भी ही है है। कि लोअर भी है फिर ये। क्या जितेंद्र, मैम वैसे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर 0 0 को देखते हैं, अपर भी है लोअर भी है। हाँ मैंने तो बस यही पूछा कि अपर लोअर है। यस बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर मैं अपर देखूं तो नीचे वाला 0 होना चाहिए था, है। अगर लोअर के लिए देखूं तो अपर वाला 0 होना चाहिए, वो है। तो यस इट इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। थोड़ा फोकस करो कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जैसे आपने अभी तक पढ़ रखा है वैसे छोड़ दो थोड़ा, अब नई तरीके से अपर और लोअर ट्रायंगुलर देखो, क्योंकि जैसे हमने +2 में किया था वैसे क्लियर नहीं होता फिर अपर लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है जिसमें ए आई जे 0 हो, चाहे आई लेस देन जे हो, जे लेस देन
आई। मतलब कि ये ऊपर वाली एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए, नीचे वाली 0। ये कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक दिस, आई लेस देन जे वाली सारी एंट्री 0 है, आई ग्रेटर देन जे वाली सारी 0 है। तो मैं क्या कहूंगी, ये डायगोनल है। अब जल्दी से ये बताओ ये डायगोनल है कि नहीं। हाँ जी, डायगोनल है कि नहीं, करो। नहीं मैम, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सोच लो। बाकी Ma'am, it is a diagonal matrix with the Ma'am, diagonal diagonal element 0. 0 हाँ बिल्कुल, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन तो देखो क्या डाउट है। मैम डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब कि ये नहीं होता सिर्फ साइड वाले 0 होना चाहिए, डायगोनल वाला 0 ना हो। ये तो कहीं भी नहीं लिखा। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, मैंने देखो डेफिनेशन क्या लिखे ऊपर देखो। ठीक है मैम। आई ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जे और जे लेस देन आई के। हाँ दोनों ही कंडीशन बस होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमने को क्या लेना, चाहे मैं ठीक डायगोनल पे 0 ही क्यों ना रख लूं। ठीक है मैम। अच्छा, इसके बाद हमने मैट्रिसेस को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे किया जाए, जैसे मैं दो मैट्रिसेस कहूँ, बोलो ए इक्वल टू बी है कि नहीं। पहली बात, ऑर्डर सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। जैसे ये वाली सेम ऑर्डर है, 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, फोर्थ फोर्थ, ये आपस में इक्वल है, सो इट इज द इक्वल मैट्रिसेस बोलूंगी। अब यही से क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। एक्स और वाई क्या होंगे। एक्स 5 आ जाएगा, वाई 2 आ जाएगा। हाँ क्योंकि हमने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो पहले पहले वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल होगा ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 7 के। तो एक्स इक्वल टू 5 है, वाई की वैल्यू अपने आप के आ गई, मेरे पास 2 आ गई। देखो ठीक है। इसके बाद आ गए मैट्रिसेस के ऑपरेशन। सबसे हम करेंगे पहले एडिशन। एडिशन में क्या है, 2 3 4 5 प्लस 1 0 0 1 करना है। कुछ नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड होंगे, पहले वाला पहले में, दूसरा दूसरा, तीसरे तीसरे में, फोर्थ फोर्थ में। करो कितना आएगा, 3 3 4 5। तो ये आपकी एडिशन होगी। अगर आपने सब्ट्रैक्शन कर दी, कोरस्पॉन्डिंग में से ही घटा दो, पहले से पहला गया, तो ये आपके पास क्या आ गई,
माइनस आ गया, ऑपरेशन मैम वहाँ 4 6 नहीं आएगा क्या? मैम, जहाँ पे 3 3 4 6? इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के अंदर। एडिशन में क्या है कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। और आपको मैट्रिसेस के अंदर एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी हुई? इट इज डिनोटेड बाय O, M क्रॉस M स्क्वायर मैट्रिक्स। M क्रॉस M की है, तो एक एग्जांपल लिखती हूँ 2 क्रॉस 2 की, जिसमें सारी ही एंट्रीज क्या होती है, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जब मैं ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो मेरे पास दोबारा ए ही आ जाता है, चाहे इसको लेफ्ट साइड से ऐड करो चाहे राइट साइड से ऐड करो, तो मेरे पास ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, जीरो क्या है? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब मुझे हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक बी मिल जाएगी कि उनको ऐड करके जीरो आ जाए, चाहे आप बी लेफ्ट से ऐड करो या राइट से ऐड करो। तो बी को क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ ए, और निकलेगा क्या, बी निकालोगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ ए। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे माइनस ए मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए का एडिटिव इनवर्स हो गया। तो अंडर एडिशन ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। मोर ओवर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, किसी को भी आगे पीछे रख के ऐड करो, कोई इशू नहीं है। मतलब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। ऑपरेशंस में एडिशन और माइनस के बाद आ गए मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो वो पहले ए बी लिखा जाता है। ए बी लिखा तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ए बी। अब ए बी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये देखना होता है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद सी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। वो कैसे करना है, जैसे मान लो 3 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3, आपको क्या देखना है, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरी वाली का रो ये सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैं अभी बताऊंगी आपको, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए, और जो यहाँ से आगे है और जो यहाँ से पीछे है, यही 3 क्रॉस 3, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी है। अगर मैं आपको कहूँ एक 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, बी आपके पास 3 क्रॉस 4 की है, बोलो ए बी डिफाइंड है कि नहीं? यहाँ पे अभी डिफाइंड ही नहीं होगा। यहाँ पे ए बी डिफाइन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो आपस में सेम ही नहीं है। अगर सेम होते तो मल्टीप्लाई डिफाइन होता, अदरवाइज नहीं होता। दैट्स व्हाई ए बी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ ए और बी को। ए मान लो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है और ये आपको ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बोलो जल्दी से कितना हुआ, 1 2 2 3। 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है 1 कॉलम है ना। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसके कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए, आ गए सेम, ठीक है। अब इसको काट दो, जो ये बचा वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, दैट इज 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है, 2 रो और 1 कॉलम होगा आंसर में। अब कैसे आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 को 3 4 से, कितना आया 11। 2 3 को 3 4 से करो 18,
तो देखो 2 क्रॉस 1 का आंसर आ गया। ये वाला आगे और ये पीछे वाला इसका ऑर्डर होगा मल्टीपल। जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज 2 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का ही आंसर आएगा क्योंकि इसके रो और कॉलम, ये कॉलम और रो सेम है। ये जो है वो उसका ऑर्डर होता है 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करो, पहले कॉलम को आप सॉरी पहली रो को पहले कॉलम से करोगे तो कितना आया 3, फिर पहली रो को अब ये कॉलम से कितना आया 7, फिर कितना आ गया 5 और 6। ऐसे आप मल्टीप्लाई करो, पहले आप फर्स्ट रो को कॉलम से फिर दूसरे वाले, ठीक है जी। अब ना अंडर मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज की हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, चाहे ए आप छोड़ दो बीसी को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी को कर दो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद यहाँ ए में आपके पास क्या मिले, एक ऐसी आइडेंटिटी की ए ही बन जाए। ए को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ए मिलता है, आइडेंटिटी को ए से करते हो तो ए मिलता है। तो यहाँ पे जो आई है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसकी। उसके बाद आपको ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ बी मिलना चाहिए कि आपके पास आई बन जाए, और बी चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से। तो ऐसे बी को क्या कहते हैं, ये ए का इनवर्स होता है। ऐसा बी क्या होता है, ए का इनवर्स। तो हम क्या कहेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए, मोरओवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब जैसे हमने वहां किया था कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यहाँ पे जो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है इन जनरल। हम जनरली यही कहेंगे कि होता नहीं है, नॉट होल्ड। किसी किसी कंडीशन में होल्ड कर भी जाए, पर इन जनरल तो यही याद करेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्यूटेटिव लॉ डोंट होल्ड इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। अब आपके सिलेबस में एक चीज स्पेशल मेंशन की गई है, कहते कि आप कोई ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स सोचोगे और बी भी नॉन जीरो सोच लो, पर जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो आनी चाहिए, ये स्पेशल मेंशन है। और पेपर में इसके बिहाफ पे ऑप्शंस भी आई थी एज इट इज। हाँ जी, सोचो कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, पर प्रोडक्ट जीरो। सोचो 1 0 याद 0 है? 0 0। देखो आप क्या करोगे, जिन दो को आपने मल्टीप्लाई करना है, तरीका क्या है, इसका कॉलम जीरो रख लो, इसकी रो जीरो रख लो, जो आपका मन करे उसके बाद वो करो आप, जो आपका मन करे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जीरो, यू विल गेट जीरो, इसको इससे जीरो एंड जीरो। आप क्या देखोगे कि जो यहाँ पे ये ए है ये खुद नॉन जीरो थी, बी खुद भी नॉन जीरो थी, और जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर जीरोस में आ गया, ठीक है। इस एग्जांपल को अच्छे से याद रखना। मैम यही वाला ग्रुप में ना क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ए बी जीरो आ गया आपका, तो अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर है तो बी क्या होगा, सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। मैम नॉन जीरो तो हमें पता लग गया, बी नॉन जीरो हो सकता है, ये तो इससे पता लग गया,
बट हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल दो, मैं बता दूंगी। मैम उन्होंने बोला था कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, जबकि जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बी बताओ कि वो क्या होगा? बी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होगी, बी नॉन सिंगुलर होगी, बी सिंगुलर होगी, या एक ऑप्शन शायद नन ऑफ दीज था। एक मिनट रुको, ये देखो, जब मैं आपको डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कराऊंगी, फिलहाल आप समझ लो, अगर ए बी 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। बोलो, क्योंकि 0 यस मैट्रिक्स मैम। है ये, तो डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है? अलग अलग हो जाते हैं मल्टीप्लाई। ये तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, तो बी के डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा? बी के डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। देखो, मैम तो मैम सिंगुलर मैट्रिक्स वाला ही ऑप्शन होगा ना, बी। मैम हाँ, तो इसको तो सिंगुलर बनना ही पड़ेगा ना। ये नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन सिंगुलर के साथ नॉन सिंगुलर लगा दी तो प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही आएगा ना। यस पर हम मैम। कह रहे हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब ऊपर वाला केस डिफाइन करते हैं तो एक रो या कॉलम हम 0 लेते ही हैं, तो फिर उस केस में भी 0 ही मैट्रिक्स, हमेशा 0 ही आ रहा है आंसर, किसी भी एक का अगर रिज्यूम करें। आप ये देखो कि इसका डिटरमिनेंट कितना है। 0 मैम, इसमें दोनों का ही 0 है मैम। वही तो ना, इसका कोई उसके साथ लेना देना ही नहीं है, इस क्वेश्चन के साथ जो आपने पूछा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके मैम। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। मैम हाँ जी, मैम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ तो ਵੀ बी जीरो आ जाएगी। हाँ हाँ, ਹਾਂਜੀ बी जीरो आ जाएगी। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਰੈक्ट ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨॉन सिंगुलर ਜਾਂ ਫਿਰ v0 है दोनों बी ऑप्शन। ज्यादा, वो ज्यादा ठीक है। आप एक चीज और देखो, एक मिनट, ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है मैम। क्योंकि अगर यहाँ पे नॉन सिंगुलर है ना नरेंद्र, यहाँ पे, हाँ जी मैम। हाँ जी तो वो आप यहाँ पे सिर्फ मतलब कि जीरो रख के उसको जीरो कर सकते हो। ठीक है मैम। मैम आप नॉन जीरो रख के जीरो ही नहीं कर सकते। आप इसी के लिए सोच लो नरेंद्र, इसी हाँ के जी लिए मैम सोच लो। ठीक है। जैसे देखो, मैं इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, तो पहले वाला तो जीरो बन जाता है। इसको ये देखो, जैसे 0 2 लिया, पहली रो को पहले कॉलम से किया, जीरो बन गया, गुड। पर जब आप हाँ इसको जी नरेंद्र इससे करोगे तो जीरो ही नहीं तो बन फिर रहा, हाँ जी जीरो ही नहीं बन रहा ना। मैम बट ठीक एक कंडीशन आ रही है जब 0 बन रहा है मैम। क्या? मैम अगर हम ऐसी मैट्रिक्स ले लें साइड में 0 B 0 0, जहां पे आपने वो 2 लिखा वहां 0 कर दो मैम, हाँ, और उधर वाली साइड 2 लिख दो अगर ऊपर, और नीचे 0 कर दो, फिर मैम 0 बन रहा है मल्टीप्लिकेशन में। बन ही नहीं रहा। इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया तो 2 आ गया। ओके मैम ओके। वही तो कह रही, बन ही नहीं रहा। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी होगा, मतलब कि कैंसिलेशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही?
मैम ये जरूरी नहीं है वैसे। In general, AB equal to AC do not imply B equal to C. मतलब कि cancellation don't hold. But if A is non-singular, मतलब कि A इनवर्स एग्जिस्ट, तो होल्ड कर जाएगा AB इक्वल टू AC। A इनवर्स दोनों के आगे लगा दो तो B इक्वल टू C आता है। ये भी याद रखना, पेपर में कहीं ना कहीं आए गए क्वेश्चन है, चाहे मेरिटोरियस में है, चाहे मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, वहां ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए। चाहे ए स्क्वायर ए लिख लो, चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लिख लो, बात एक ही। यहाँ तो अगर आप देखोगे कंप्यूट भी कर रहे हैं, जबकि बी ए नॉट इक्वल टू ए बी होता है। अगर आप यहाँ पे बी को ए स्क्वायर ले लो तो होल्ड करता है। तो कब होल्ड करता है, जब आप सारी मल्टीप्लिकेशन विद इन ए ही कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसको किसी ए स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये ए है, के की वैल्यू आपने 2 ले ली। अब 2 को ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये। पर जहाँ पे 1 1 आइडेंटिटी में होता था, यहाँ पे कोई भी स्केलर के होगा। वहाँ 1 1 होता था ना आइडेंटिटी में, यहाँ के। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि के इनटू आई टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है। जब मैं आइडेंटिटी को किसी के से मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। के कुड बी एनीथिंग, के कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं के की वैल्यू 1 ही रख लूं, आई विल गेट यूनिट मैट्रिक्स। तो जो यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो अपने आप में ही क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जब आप रोज को कॉलम बना देते हो, कॉलम्स को रोज, यू विल गेट ट्रांसपोज। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको ए का ट्रांसपोज पहली बार डैश से रिप्रेजेंट होता है, या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट होता है। तो क्या करोगे, रो को कॉलम बना दोगे, अगली रो को फिर कॉलम बना दोगे, ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, जिसमें रो कॉलम में चेंज होती है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मान लो मैं उसका ट्रांसपोज करूं फिर भी वो ए ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। और मैं क्यों सिमेट्रिक कराती हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले अच्छे से देखो। इसमें क्या था, इसकी एक और डेफिनेशन, ए आई जे इक्वल टू ए बी।
रो कॉलम कॉलम रो ही बन जाए, इक्वल आ जाए, तो मैं कहूंगी इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, A11 इक्वल टू A11, आईजे सेम है तो A11, A12 इक्वल टू A21, A31 इक्वल टू A13, A23 इक्वल टू A32। तो आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप 2x2 में देखो, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि A11 तो अपने आप की इक्वल होता है, पर अगर ये और ये इक्वल आ जाए तो मैं क्या कहूंगी कि वो सिमेट्रिक। जस्ट एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि 1 2 2 6 सिमेट्रिक है, आप क्या करो ट्रांसपोज लेके देखो, इसका सेम आ गया तो ये सिमेट्रिक है। पर पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, ये टाइम वेस्टेज वाला है थोड़ा इशू। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का शॉर्टकट क्या होगा, सिंपली एक मैट्रिक्स लिखी होगी, यहाँ कुछ भी हो दिया आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जो होगा वो नीचे भी सेम होगा इसके साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहोगे, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही 3x3 में देखो, यहाँ कुछ भी दिया हो, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस। क्यों, यहाँ पे कुछ भी दिया हो कोई इशू नहीं, जो यहाँ 6 है यहाँ 6 सेम होना चाहिए, यहाँ और यहाँ से ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ देख के पता लगना चाहिए। हाँ जी देखो ये समझ आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया भाई, चुप बैठे हो सारे। हाँ जी मैम, आ गया मैम समझ। नए वाले कौन से हैं जिन्होंने अभी तक मैट्रिसेस कभी किया नहीं, सबने किया हुआ है पहले। अर्शदीप है यहाँ पे, हाँ जी सुरिंदर, सुरिंदर हाँ जी मैम। समझ आ रहे, यस मैम। फास्ट तो नहीं लग रहे। नहीं मैम, हो चुका जी। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए हो। अब इसका मतलब क्या है, ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई हो। अगर मैं इसको अप्लाई करूं उसकी तरह तो A11 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A11 नहीं हो जाएगा। अब आप इसको उधर लेके जाओ तो आपको क्या मिला, 2A11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से डायगोनल एंट्री क्या है, 0। आप सिमिलरली करके देखना और डायगोनल एंट्री क्या रहेगी, और डायगोनल एंट्री आपकी 0 आने वाली है। और अगर आप इसको बाकी एलिमेंट पे लगाओ A12 पे तो नेगेटिव ऑफ A21 आएगा, A13 पे लगाओ तो नेगेटिव ऑफ A31 आएगा। ठीक है, अब जैसे यही देख लो, एक मैट्रिक्स आपको पूछी गई हो स्क्यूज मैट्रिक है कि नहीं, उसकी डायगोनल एंट्री तो क्या होनी चाहिए, 0 0। जो यहाँ लिखा है वहां यहाँ उसका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसे आप बस देख के बता सकते हो। आप चेक करो ये 0 0 है, ये उसका नेगेटिव एंट्री है कि नहीं है। अब 3x3 की देखो, ये 0 है, यस। ये उसका नेगेटिव है, यस। ये उसका नेगेटिव है, -8 के आगे नेगेटिव लगाओ, आ गया। -6 के आगे नेगेटिव लगाओ, आ गया 6। So these are the two symmetric matrices. ये याद रखना, यहाँ डायगोनल एंट्री स्पेशली 0 ही होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। कुछ रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट पेपर में आए हुए हैं।
जैसे A is any matrix, तो पहली बात A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर टाइम हो तो घर पे करना। जिसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो आप क्या करोगे, A माइनस A का ट्रांसपोज, इसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना, आप इसका ट्रांसपोज लोगे और अंदर वाले का नेगेटिव दिखा दोगे। अगर ऐसा हो गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। घर पे एक बार ट्राई करना। ऐसे ही A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक ना थोड़ी ट्रांसपोज हमने किया था, उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो। एक तो जब आप A प्लस जब आप A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो A ही आ जाएगा, दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, रो को कॉलम में बदला, दोबारा से जब रो को कॉलम में बदला तो वो A ही आने वाला है। ऐसे ही प्लस वाले थे, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, जब आप K से मल्टीप्लाई की गई मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालते हो तो K, क्योंकि K बेचारे का क्या ट्रांसपोज होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं वो तो एक नंबर है 3 है, उसका क्या ट्रांसपोज करोगे। रिवर्सल लॉ होल्ड होता है ट्रांसपोज में, ए भी अगर प्रोडक्ट आ गया तो बी ट्रांसपोज इनटू ए का, ये प्रॉपर्टीज आपने याद कर ली। अगर अगर ए और बी मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो पहला ए प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। यहाँ ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, बट ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूफ देख लो, एक दो का आप घर पे करोगे, बाकी इसका प्रूफ करा रखो। ये मैम सिमेट्रिक ऊपर जो है। रिजल्ट हाँ, लिखा आपने हाँ, वहां पे राइट साइड में A माइनस A ट्रांसफॉर्म नहीं आना, सबसे ऊपर जो रिजल्ट लिखा आपने ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर माइनस A माइनस A ट्रांसफॉर्म नहीं आना। यहाँ तो हाँ जी, राइट साइड में हम इसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक। बोलो क्या डाउट है, मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा। अगर मैम लेफ्ट साइड सॉल्व करें, A ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट A ही होता है, ये देखो, तो वो माइनस A आएगा ना। ये मैंने ले ली लेफ्ट साइड, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाओ, ए ट्रांसपोज माइनस ए नहीं आ गया। देखो बोलो भाई। मैम बट वहां लिखने में आपने जब माइनस कॉमन ले लिया तो मे बी मैम ये अच्छा, बोलना ठीक चाह है, रहे हैं कि ए माइनस। हाँ जी, ये गलती हुई, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ठीक है, हाँ जी मैम। अब हमने क्या प्रूफ करना है, ए और बी मुझे सिमेट्रिक दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, बाय प्लस प्रॉपर्टी अंदर चला जाएगा, ये ए और ये प्लस बी आ जाएगा, सेम आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेगेटिव वाला देखो,
ए ट्रांसपोज ए हो गया, ये सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसको करा देते हैं उसकी सिमेट्रिक वाली, ए बी बी का ट्रांसपोज अकेला अकेला कर दो माइनस में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अलग अलग हो सकता है। ए बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगा दो, बी ट्रांसपोज बी ए माइनस ए बी, नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव आ गया, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो जी यहाँ तक समझ आया कि नहीं? हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया कि अगर ए एनी मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो अगर यहाँ तक पूछना है तो बताओ, उतारनी है तो बता दो, नहीं उतारो तो मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ जी कर लिया नोट? मैम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सिमेट्रिक होती है? क्या पूछ रहे हो? दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सिमेट्रिक होती है? वो कंडीशन होती है आपको कम्यूट करे, अगला वही करा दो। ठीक है। मान लो मुझे ए और बी दोनों सिमेट्रिक दे रखे हैं, ए बी इज सिमेट्रिक, प्रोडक्ट भी कब होगी? इफ एंड ओनली अगर ए बी इक्वल टू बी। जैसे कि इसको प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बाय रिवर्सल लॉ ये अगर ए और बी सिमेट्रिक थे तो बी ट्रांसपोज बी और ये ए आ जाए। अगर बी ए बी के इक्वल हुआ तो फिर ये सिमेट्रिक बन गया, अदरवाइज नहीं बनता। तो ये होना जरूरी है, तभी यहाँ इफ एंड ओनली कंडीशन है। देखिए प्रभुजोत, यस मैम ठीक है। कुछ और थोड़ी सी मैट्रिसेस हैं जैसे कि इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई जाए, एग्जांपल कौन सी करोगे? ए को जीरो मैट्रिक्स ले लो, इनवॉल्यूटरी हो, स्क्वायर करोगे, सॉरी ए को आइडेंटिटी ले लो, इनवॉल्यूटरी है, करो मैम की लिखा इनवॉल्यूटरी। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मैम नेम दोबारा बताना। इनवॉल्यूटरी। अच्छा मैम इनवॉलेंट्री, ठीक है मैम। मैम वो क्या है, अगर ए बी सिमेट्रिक है, ऊपर वाला ए और बी ये कैसे हो गया? ये कंडीशन दी हुई है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। हाँ ये मुझे गिवन है, मुझे ये प्रूफ करना था। मैम आई आइडेम्पोटेंट में तो ए स्क्वायर ए की इक्वल होता है ना? हाँ वो करेंगे, ये इनवॉल्यूटरी है। एक एग्जांपल ये देखो, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ए स्क्वायर करो कितना आएगा? ए स्क्वायर करो, मैम पहली एंट्री तो 2 आ जाएगी। 2 कैसे आ जाएगी? अब देखो
अब पहली एंट्री 1 आ जाएगी और दूसरी एंट्री 0 आ जाएगी साथ में, और नीचे वाली 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा मैम ये। बन रहा है, देखना। हाँ जी बन रहा है। बनना। तो ये इस टाइप के मैट्रिक्स भी इन्वोल्यूटरी होती है। आइडेंटिटी ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसमें एक तो एग्जांपल आ जाएगी ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, एक ए आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आप ये वाली देखो, इसको करना मल्टीप्लाई। मैम सेम ही आ जाएगा ये। हाँ तो एक इसको याद कर, उसके बाद आगे इम्पोर्टेंट नीलपोटेंट कौन सी है, जिसकी कोई ना कोई nth पावर करके मुझे 0 मैट्रिक्स मिलता है। n को क्या कहूंगे, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट। if n is least, छोटा n है सबसे। जैसे एग्जांपल देखो, 0 मैट्रिक्स की तो पहली ही पावर करके 0 आ गया, तो 0 मैट्रिक्स खुद क्या है, नीलपोटेंट है कि नहीं। और इसका इंडेक्स कितना आ गया, 1 आ गया। ये वाली देखो, चेक करो नीलपोटेंट है, करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, a इंटू ए इंटू ए, बताओ कितनी पावर पे ये 0 बन रहा है। इसका स्क्वायर 0 आएगा, चेक कर लो। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 2। 2। हाँ जी, मैम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इंडेक्स फाइंड आउट करने का? एक बार तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक। बाकी वो आगे बहुत हाई लेवल की बातें हैं, जब अगर हम इसको डिटेल में इनकेस करते तो मैं बाकी एग्जांपल देके आपको शॉर्टकट भी बता देती। बाकी इतना पेपर में आना नहीं, हम इसी के ऊपर टाइम पे लगा सकते हैं बहुत ज्यादा। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा लिखवा दिया। कई बार क्या होता है ना, कोई पेपर में ऐसी एग्जांपल आ जाती है कि आइडेंटिटी और 0 आइडेंटिटी के बिना आपको कोई बनानी पड़ जाती है, वहां आपको हेल्पफुल होगा। एक ऐसी भी पता होनी चाहिए जो आइडेंटिटी और 0 के बिना हो। उसके बाद एनी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। एनी मैट्रिक्स कैन बी written as sum of yes sir, skew-symmetric matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix। जैसे a है तो a/2 लिख सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर a + a लिख सकती हूँ 2a को,
फिर A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A ये भी लिख सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, लिख ही सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज कर दो। अभी मैं अगर आपके हटी हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये सिमेट्रिक होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, तो A को मैंने एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बाद देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए के ऊपर बार लगा दो। ए पर मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसके ऊपर जब आप बार लगाओगे तो 2 आइटम का बार -2 आइटम, यहाँ पे मान लो यहाँ ये है आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा, 3 का 3, 4 प्लस आइटा का 4 माइनस आइटा, तो ये आपके पास क्या है कॉन्जुगेट ऑफ ऐसे ही एक ए थीटा डिफाइन होता है, वो क्या होता है कि आप उसका कॉन्जुगेट ले लो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो। अगर ऐसा नहीं करना मन करे तो पहले ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो हर्मिशियन कब बोलते हैं? अब यहाँ से पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ए थीटा इक्वल टू ए हो जाए, जैसे सिमेट्रिक में किया था वैसे ए थीटा इक्वल टू ए आ गया। इसमें क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज रियल होती है। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? रियल। जैसे कि चेक करो ये हर्मिशियन है कि नहीं। चलो ठीक, ये मैम यहाँ पे 4 माइनस आइटा लिख लेंगे, क्या बन गए हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। हाँ, हर्मिशियन में क्या होता है, ये रियल एंट्रीज होती है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट होता है। करके देखो, इसका जल्दी से ट्रांसपोज करो ए का, 2 4 माइनस आइटा 4 प्लस आइटा 4। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ए थीटा आ गया। ए थीटा चेक करो, ए आ गया, यस, तो ये हर्मिशियन है। यहाँ पे डायगोनल एंट्री रियल होनी चाहिए हर्मिशियन। क्यों हर्मिशियन में क्या होता है? ए थीटा माइनस एक्स ए के इक्वल। कैसे करेंगे? इसमें डायगोनल एंट्री या तो जीरो होती है या प्योरली इमेजिनरी। या तो जीरो होती है या प्योरली इमेजिनरी।
चेक करो ये स्क्यू कंडीशन है कि नहीं। देखो ए का क्लोजर करो, क्लोजर आ गया। इसके बाद आप इसका ट्रांसपोज लो, मैम आयटा माइनस आयटा में नहीं चेंज होगा, कहाँ ने किया 4 प्लस आयटा, वहां पे भी माइनस आयटा, ऊपर भी मैम, उसमें ऊपर भी। हाँ चेक करो पर ये नेगेटिव ऑफ ए आ रहे हैं कि नहीं। मैम अगर वहां पे भी नेगेटिव, होगा, आपने हर जगह प्लस आयटा लिया है तो हर जगह माइनस आयटा ही होगा। हाँ भाई यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल दो ना। मैम वहां पे रह गया है चेंज करना, पर मैम सेकंड में -2 आयोटा के साथ। एक कंजुगेट वाले में फिर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन बाहर निकाल दो, यही बन गया ना ए दोबारा से। यस मैम। तो ए थीटा इक्वल टू क्या बन गया माइनस ऑफ ए। अब इसको याद कैसे करना है स्क्यू कंडीशन को। यहाँ पे क्या होता है, या तो प्योरली इमेजिनरी या जीरो एंट्री, चाहे जीरो ही आ जाती है प्योरली इमेजिनरी, और जो यहाँ पे होगा उसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव यहाँ होना चाहिए। पेपर में ये आए हुए क्वेश्चन है, ये पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन कि स्क्यू कंडीशन है क्या है, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो होगा, यहाँ पे देख लो सिमेट्रिक के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए थे, है ही नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका नेगेटिव होना चाहिए था, वो भी नहीं है। यहाँ पे ये देखो कि स्क्यू सिमेट्रिक में तो ये एंट्री जीरो भी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, स्क्यू कंडीशन है। चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ए टू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी ये हो जाए तो ऑर्थोगोनल। यूनिटरी इक्वालिटी होती है अगर ए टू ए थीटा इंटू ए हो जाए, ये ऑर्थोगोनल, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स का आप सम कर दोगे आपको ट्रेस मिलेगा। बताओ इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस कितना है, 6। इनका सम कर दो, एक संख्या। देखो जी मैट्रिसेस आपका खत्म हो गया, मैट्रिसेस खत्म है यहाँ तक। इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट कराने वाली हूँ। 2 मिनट का रेस्ट ले लो, बस 2 मिनट में ही ज्वाइन दोबारा से सॉरी डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। कल हम आइडेंटिटी और रैंक का टॉपिक करेंगे, इसी के साथ ही है, कल वो कल करेंगे, आज हम डिटर्मिनेंट खत्म करेंगे। कौन सा मैम? आइगन वैल्यू एंड रैंक
अच्छा रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह। रैंक नलिटी थ्योरम तो वेक्टर स्पेस में है। फिर इसमें कैले हैमिल्टन होगी, क्या? कैले हैमिल्टन होगी फिर इसमें, है ना? हाँ हाँ हाँ। बाकी क्लासेस चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही है कैसे? हाँ जी मैम। ठीक है ठीक। कितना कितना सिलेबस रिवाइज हो गया? अच्छा, कोई नहीं बताएगा क्लास में? मैम सबसे ज्यादा तो मैथ्स का ही हुआ है, केमिस्ट्री का पेंडिंग है अभी, इनऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा पेंडिंग है, ऑर्गेनिक का एक चैप्टर रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। और जनवरी बैच वालों का भी खत्म हुआ? मैम जिनका जनवरी में स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री का, उनका भी नहीं खत्म हुआ। अच्छा। हाँ जी, और फिजिक्स का है, फिजिक्स का ऑलमोस्ट उनका तो कुछ खास पता ही नहीं चलता, अभी रिवीजन चल रही है, नया टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा। मैम टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा, वीडियोस देखें कि मतलब क्लास लगाएं कि पढ़ें, कुछ नहीं, बस चले जा रहा है। अच्छा ठीक है। जो देखिए मतलब जनवरी बैच वालों का भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतना सिलेबस होता है? मैम एक्चुअली में ना क्या हुआ, दीपा मैम का लास्ट मंथ हो जाता, मैम के ना ब्रदर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने ना क्लास नहीं लगा पाए वो, क्योंकि ऑर्गेनिक उनका ऐसा होता है ना, 2 दिन इनऑर्गेनिक की लगती है, 2 दिन फिजिकल की लगती है, 2 दिन ऑर्गेनिक की क्लास लगती है। ऐसे तो फिर सिलेबस होता नहीं था ना। हाँ जी मैम। और फिर मतलब कि वो एक पूरा वीक नहीं ले पाए, और एक वीक में उन्होंने एक दिन क्लास ली थी, 3-4 क्लासेस का ही काम रहता है मैम का। इनऑर्गेनिक की ठीक है क्लास होती 1.5 घंटे की है। ठीक है ठीक है। हाँ जी मैम, कुछ इनऑर्गेनिक का सिलेबस चैप्टर। ज्यादा होगा, मुझे लगता है सिलेबस भी ज्यादा होगा। हाँ जी मैम, कुछ इनऑर्गेनिक है ना, चैप्टर भी थोड़े लेंथी है, जैसे पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है ठीक है। मैम फिजिकल हो गई है कंप्लीट, बट हाँ जी, फिजिकल की रिवीजन भी चल रही उसका है। तो थर्ड चैप्टर चल रहा है रिवीजन में भी। ठीक है ठीक है। फिर हम ये करें कि मैथ्स वाले का सिलेबस कम है? कह सकते हैं, साइंस वालों का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइंस वालों ने मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है। या तो इतना बंदा ना सिर्फ 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर ले, तीसरे को देखे ही नहीं, बस तीसरे में तुक्के ही चले। चलो डिटरमिनेंट करते हैं। पहले तो अगर कोई 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ गई, जो अंदर लिखा है वही इसका डिटरमिनेंट है। अगर 2 लिख दूं तो वही इसका डिटरमिनेंट है। अगर -3 लिख दूं तो यही इसका डिटरमिनेंट है। 2 क्रॉस 2 में क्या होता है, पहली बार जो डिटरमिनेंट है वो ऐसे लिखा जाता है। जैसे 2 क्रॉस 2 का निकालना, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव ऑफ दिस, 5 2 is 10 -12, तो -2 आ गया। एक आप करो, चलो 5 6 1 1 करो। -1 0 -1 आ गया, 0 0 आ गया। अब आ गया आप 3 क्रॉस 3 में। साइन याद करने पड़ेंगे पहले आपको खोलने से पहले। ये साइन आपको याद रखने हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका डिटरमिनेंट एक जगह किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, निकालना था, रैंक वगैरह पूछा। चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। या तो आप पहली रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड कर लो, या अगली या तीसरी या कॉलम। जैसे मैंने ज्यादातर हम पहली रो के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं,
तो यहाँ पॉजिटिव ये लगे हुए हैं साइन, तो 2 के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो आप 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दो, बचा क्या ये। फिर आप नेगेटिव इसके साथ लगा दो, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, फिर पॉजिटिव साइन इसके साथ लगाओ, 1 2 2 2 या ठीक। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, जैसे आपने 2 क्रॉस 2 का निकाला, 2 - 4 -2 1 - 4 -3 +1 2 - 4 -2। अब इसको सॉर्ट कर लो, -3 आंसर। देखो यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? डिटरमिनेंट बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, Yes, ma'am. Understood. बाकी को भाई सोचते क्यों हो? आज आप क्लियर है मैम। सोचते क्या हो गए? पेपर तो कोई नहीं आने ही है, सोचते क्यों हो गए? आपके पास कोई मैट्रिक्स भी है, आपने माइनर निकालने उसके, माइनर मतलब कि ये कौन सी एलिमेंट है? A11। तो A11 की कोरस्पोंडिंग माइनर भी क्या निकलता है? M11। कुछ नहीं, जो माइनर निकालना हो क्या कर, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दो, तो 1 2 1 1 होता है पहले वाले को। M12 पहला रो दूसरा कॉलम ये वाला, इसका माइनर निकालो, यही रो यही कॉलम छोड़ दो, तो ये आ गया। खुद आप करो, ए M13 क्या होगा? 1161। तो आप सारे का ही माइनर निकालो, सारी मैट्रिक्स का माइनर निकालो, निकालो जल्दी से, कितना है? जब इसका माइनर निकालो, 2311। पहले एलिमेंट का निकाला, 1 - 2 is -1। -1. 2 का निकालोगे, ये रो कॉलम छोड़ दो, 1 - 12। -11. 3 की कोरस्पोंडिंग 1 - 6। -5. अगला आ गया आपके पास, ये रो ये कॉलम छोड़ो, -1. -1. -1. -17. -17. -17. -11. -5. -11. 11 मैम। नहीं नहीं, -11. हाँ 1 11। - 12 11। 4 - 3 1 1. 1. 2 2 ठीक है मैम। माइनर आ गए सारे। अब आपको निकाल ले कोफैक्टर। माइनर जैसे आपने M1 से नोट किए, तो पहले का कोफैक्टर A11 होता है, इसकी नोटेशन ये है, कुछ नहीं करना। जो माइनर लिखे थे उसके आगे ना नेगेटिव साइन लगाना है, वो कैसे लगाने? जैसे A11 है तो -1 का दोनों को ऐड कर दो, -1 का स्क्वायर आ गया तो 1 ही आ गया ना, यहाँ पे M11 लिख लो, माइनस आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है M11 को, तो यही नहीं आ जाएगा एज इट इज। वो नेगेटिव साइन नहीं लगवाए थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वही लगा दी थी एक तरह से। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि ये A12 होता है, 12 होता है तो -1 की पावर 1 + 2, ये क्यूब होता है, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ M12। तो दैट्स व्हाई यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के कोफैक्टर क्या बनेगा? -1 यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 11।
यहाँ पड़ेगा 1, यहाँ पड़ेगा 11, 1 1 माइनस माइनर को फैक्टर निकल गए, ठीक है। ये मैट्रिक्स होती है, एक ये रिजल्ट आप याद रखना, अगर A11 को इसी के कोफैक्टर 1 2 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास वो आ जाता है डिटर्मिनेंट। अगर मैं A11 वाले को किसी और वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं, A11 को इस वाली रो के कोफैक्टर से करूं तो वो 0 हो जाता है। देखो जी आगे समझ। मैम ओनली फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लेने हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। चाहे ऐसे दूसरे वाला सेम कर लो ना। ओके मैम, कोई भी एक रो ले लो, उसी के कोफैक्टर्स ले लो। हाँ ठीक है मैम। अगर अलग अलग वाले लोगे इसका नेक्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन तो वो 0। तो 0 होगा, ठीक है मैम। इसके बाद प्रॉपर्टीज आ गई। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, अगर आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो A के बराबर ही आता है। मतलब कि रो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट remain unchanged when row column interchanged, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ एडजेसेंट रो या कॉलम interchanged there is change in sign, साइन चेंज होंगे। जैसे कि ये अगर मैं इनको फ्लिप करती हूँ तो नेगेटिव साइन बाहर है, अगर इनको साथ साथ खड़े होने चाहिए बस तो नेगेटिव साइन होंगे। by applying elementary रो या कॉलम ऑपरेशन, determinant remain unchanged। जैसे हम ये वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते कि रो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर लो, पहली रो में दूसरी रो का मल्टीपल कर दो, तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं। अगर आप ये लगाते हो अगर मैं इस पे अब ऑपरेशन लगाऊं तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा जो पहले आएगा वो सेम ही होगा, तभी हम इस पे ऑपरेशन लगा के इसको सेम वो कर लेते हैं,
छोटा बना लेते हैं 1 जैसे कि 1 2 3 है, इस पे ऑपरेशन लगाओ 0 6 to 2 गया 4 4 0 -1 -2। अब इसका और इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट सेम होगा, ऑपरेशन लगाने से फर्क नहीं पड़ता। मैडम सेकंड में क्या बताया आपने? कैसे? क्या कह रहे हो? जो ऊपर लिखा है वो दोबारा बता दीजिए। इसमें ये है कि अगर आप साथ साथ वाली कोई रोज को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन का फर्क आ जाता है डिटरमिनेंट में। If any two row या कॉलम आइडेंटिकल आ गए, एक जैसी आ गई, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। जैसे कि ये देखो ये दोनों सेम आ गए, तो सीधा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। जैसे ये लो, दोनों सेम आ गए तो डिटरमिनेंट 0। इफ एनी ऑफ रो या कॉलम इज 0, अगर कोई एक भी रो कॉलम 0 आ गई तो भी उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0। जैसे कि एक 0 आ गई तो इसका डिटरमिनेंट भी 0। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, करो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन 1 0 होगा मैम। A B C D। 0 मैम। बाकी भी तो ठीक है। तो देखो कौन पेपर में इसको सॉल्व करेगा, टाइम है ही नहीं हमारे पास। आप क्या करो, 0 ए बी मैम। सी कुछ भी ऐड कर दो, ए को 1 बी को 1 सी को 1 ऐड कर दो, तीनों आप 1 1 ले लो, तो कितना आया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी बताया कि अगर दो रो के फिर वक्त सेम आ गई तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, चलो 0 तो आ गया आंसर। बाकी देखो क्या मैम इसका अगर हम डिटरमिनेंट ऐसा क्या करें, होगा? मैम अगर हम ऐसा करें, अगर हम पहले कॉलम को, यहाँ पे 1 आया, अगर ए बी सी तीनों 1 रखे तो ये भी 1 आया ना, ये भी 0। हाँ अब बोलो जितने। अगर हम पहले कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर ए बी सी से डिवाइड कर दें, वो तो है, वो आप कर ही सकते हो एनी टाइम, वो है ना तो मैम? प्रॉपर। वैसे मतलब कि वो ऐसा ही होता है ना, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर सिर्फ एक कॉलम के साथ होता है, एक रो के साथ होता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है मैम। डिटरमिनेंट में क्या होता है? देखो आप पहली रो से दो कॉलम सेम निकल रहा है तो पहली रो से ही 2 निकाल सकते हो, सारे में से निकालना जरूरी नहीं है। 2 निकल गया, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो अंदर क्या बचा? ये बच गया। इसमें हम रो वाइज सेम निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी के ए की डिटरमिनेंट निकालते हैं, यहाँ जो के है वो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मान लो ये 3 क्रॉस 3 की है
तो आपके पास यहाँ पे भी के आ जाएगा, चाहे जो ए के एलिमेंट है वो तो आएंगी, A11, A12, A13। तो यहाँ से के कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी के, यहाँ से भी के। तो डिटर्मिनेंट में क्या आया, के क्यूब बाहर आ गया, साथ में अब जो बच गया के कॉमन निकाल के, वो ए का डिटर्मिनेंट ही तो रहा अब, क्योंकि अब ये बच गए ना के निकाल के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर है जो ए का ऑर्डर है इनटू ए का डिटर्मिनेंट। जैसे पेपर में पूछा गया है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और कर लो, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, जनरली ये चीज होल्ड नहीं करती। ए बी में प्रोडक्ट का ये होता है, अगर के ए आ जाए तो के की पावर है ए होता है। चौथा, अब पेपर में क्वेश्चन आया था। मैम हाँ मैम हमें जो के कॉमन लेना है वो रो में से लेना, मतलब जितना रो का नंबर होगा उतने ही के बाहर आएंगे ना। हाँ जी, जैसे 2 क्रॉस 3 की हो तो उसमें के स्क्वायर आएगा। तो बस 3 के लिए एप्लीकेबल ही है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ओके ओके मैम। डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। इसका डिटरमिनेंट निकालो। अभी मैंने आपको क्या कराया है, अगर कोई माइनस ये है, वेट, अगर कोई 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, पर इन दोनों का हमें ऑर्डर देखना होगा। ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3 तो ऊपर 3 आ गया। फिर ए बी का डिटरमिनेंट बचा, अलग अलग कर दो बाय दिस प्रॉपर्टी। तो 27 ए का डिटरमिनेंट या देखिए क्लियर है कि नहीं। मैम हमें कैसे पता चला ए बी 3 × 3 है? ऊपर देखो ए और बी का दे रखा है ना 3। ओके मैम, ठीक है मैम। एक एरिया अगर तीन पॉइंट दे दिए ट्रायंगल के लिए, तो एरिया कैसे निकलेगा, ये। और आगे अगर हमें 3 पॉइंट, ये ए बी सी को लीनियर शो करने हैं कि ए की लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सब यहाँ हाफ होता है 0 जीरो, तो हमें इसको 0 शो करना है। ये 0 शो करना, यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट है वो भी खत्म हो गया। कल हम सिस्टम करेंगे प्लस इसका मूव करेंगे, रैंक और आइडल तक। पहले सिस्टम खत्म कर रहे हैं। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही मैम, आप सबको नहीं हो रही? बाकियों को होगी, हो रही है शो तो। हो रही है मैम। मैम एक वो वाला पॉइंट दोबारा से बता दोगे जो स्मॉल A11 ए कैपिटल A11 वाली इक्वेशन को 0 लिखा था मैम, वो समझ में नहीं आया। ये देखो
अगर मान लो आप इस वाली को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 होता है। कोफैक्टर इसका क्या होगा? इसको इसी वाले से नहीं करना, दूसरे वालों से करना, तो 0 होता है। ये रिजल्ट याद रखना, पेपर में आ सकता है। मैम कैसे? इस एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 होता है। मतलब कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को हम किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। हाँ जी, सेम के साथ करेंगे तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ। मैम मुझे कोफैक्टर नहीं समझ में आया। हमने माइनर निकाले, माइनर के बाद कोफैक्टर ही तो निकालना था। माइनर निकाले थे ना, जो उस माइनर के मतलब कि जो अलग अलग माइनर निकाले थे उसमें ना -1 रेज़ टू पावर i प्लस j होगा, उसकी अकॉर्डिंग मतलब कि हम साइन लगा देंगे। वैसे तो होता है a11 है अगर प्लस का, फिर 12 है माइनस का, 13 है तो प्लस का। अलंकृता बात मैम, कर रही है ना? हाँ जी मैम। मैम -1 जो है वो फिक्स है ना मैम, मतलब वो एलिमेंट तो नहीं ले रहे ना हम? -1 की साइन क्या चेंज करेंगे करते i प्लस j? कोफैक्टर में, साइन नहीं चेंज करते कोफैक्टर में। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मैम मतलब जैसे उसमें एलिमेंट्स का तो नहीं ऊपर स्क्वायर कर, मतलब जो 1+2 वो तो रो एंड कॉलम होता है मैम, जो -1 लगाते हैं वो फिक्स होता है ना वो फॉर्मूले में, तब भी निकालते हैं ना। बस मैम उसी का कंफ्यूजन था कि कहीं वो एलिमेंट तो नहीं ले लिया वो। ठीक है मैम, हाँ जी मैम, आगे समझ मैम। ठीक है ठीक है। मैम बाकी ये कल एक करते लिखा हैं। था आपने कि जैसे A11 को कौन से कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे और 0 आएगा। किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ या किसी तीसरी, अगर ठीक है। पहली रो के एलिमेंट ले लें, दूसरी या तीसरी के कोफैक्टर ले लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके 0 आएगा। ठीक है। ठीक है, क्लास लीव कर दो, बाकी कल करेंगे। 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं। आप एक बार इनके Excuse me, प्रीवियस ma'am. ईयर जरूर देखना। हाँ जी। मैम वो जो क्वेश्चन ग्रुप ਚ पूछ रहे ਸੀਗੇ AB equals to 0 and if A is non-singular B क्या होगा? B 0 मैट्रिक्स। ठीक है मैम।